गुड इवनिंग, बैठिए सभी। हेलो, क्या था हमारा डिस्कशन? कौन से शीट में डिस्कशन करना था? करंट की शीट में कुछ था क्या? करंट के एचएलपी वाले प्रश्न निकाले जरा। करंट इलेक्ट्रिसिटी के एचएलपी के सवाल निकाल लीजिए। तो करंट के एचएलपी के सवाल कुछ तो डिस्कस हुए थे शायद। 5 तक हुए थे, क्या 8 तक हो गए थे? 5। तो अगर 6 से लेके 10 तक है कोई सवाल एचएलपी वाला? नहीं है? मतलब आपको डाउट नहीं है, सवाल तो है, आपको नहीं है। 7 में दिक्कत आ रहा है। सातवां प्रश्न आ जाइए। तो इसमें लिखा है कि वोल्टेज अक्रॉस लोड इज कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्किट डायग्राम शोन इन फिगर। द रेजिस्टेंस ऑफ द लोड एंड द पोटेंशियोमीटर इज आर ईच। पोटेंशियोमीटर का आर है, लोड का भी आर है। द लोड इज कनेक्टेड टू द मिडिल पॉइंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर। इनपुट वोल्टेज is constant and is equal to U. Determine the fractional change in the voltage across the load if the resistance is doubled. फ्रैक्शनल चेंज का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। ये फ्रैक्शनल चेंज का फॉर्मूला है ना, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। तो वोल्टेज में क्या फ्रैक्शनल चेंज आया? अगर हमने क्या चेंज किया, किसका रेजिस्टेंस चेंज किया? लोड रेजिस्टेंस डबल किया। तो लोड रेजिस्टेंस डबल किया तो लोड के अक्रॉस रेजिस्टेंस मतलब वोल्टेज में क्या चेंज आया? ठीक है, तो इसमें तो ये है कि वोल्टेज आपने लगा रखा है यू, और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हो गया आधा आधा, R/2। मिड पॉइंट से कनेक्ट किया ना, R/2, और ये है इसके साथ R। तो पहली बार इसके क्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है ये निकालना है, तो ये निकाल लोगे, और बाद में इसको 2R। तब इसमें ऐसे निकालोगे कि R/2 और R का इक्विवेलेंट आ जाएगा। कितना होता है? R/2 और R का R/3, R/3 और R/2 5R/6। तो इसमें करंट आ गया U/5R/6। इतना करंट आया, तो इसमें कितना वोल्टेज आ गया? I इंटू आर। तो आर कितना? R/2। तो इसका वोल्टेज आ गया 6U/5R इंटू R/2। तो कितना आ गया? 3U/5 इसका हो गया, तो 2U/5 इसका हो गया। तो पहले का वोल्टेज हो गया 2U/5। लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस पहले कितना वोल्टेज था? 2U/5। फिर आर की जगह 2R हो गया। फिर 2R हो गया, तो इस 2R और R/2 का इक्विवेलेंट कितना होता है? 2R/5 प्लस R/2
7R/5, तो 7R/5, तो फिर करंट क्या हो गया? 7R/10, 7R/10, तो ये करंट आ गया। तो करंट की वैल्यू हो गई 10U/7R। अब इसके क्रॉस ड्रॉप कितना गया? R/2 है ये, तो वोल्टेज हो गया इसके क्रॉस IR, तो 10U/7R इंटू R/2, तो क्या हो गया? 5U/7, तो ये 5U/7, तो ये 2U/7 बाद वाला, तो V2 हो गया 2U/7 फ्रैक्शनल चेंज। तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, तो 2U/7 माइनस 2U/5 अपॉन 2U/5 इंटू 100, अगर परसेंटेज में निकालना है तो कितना आ रहा है ये? कितना है? 2U तो कॉमन आके कट ही गया, 5 - 7 -2 आ गया, 5 कट गया, -2/7, -2/7 इंटू 100 क्या दे रखा है? 10/, 2 मिनट। Determine the fractional change in voltage across load if the resistance is doubled. अगर रेजिस्टेंस को डबल किया तो फ्रैक्शनल चेंज क्या है वोल्टेज में? तो अपन ने जो निकाला वही तो है, कुछ गड़बड़ कर दिया कैलकुलेशन, यहाँ पे गलती की है, फिर से चेक कर लो। अब इसके बाद यहाँ पे 2R किया ना, 2R और R/2 कितना होता है? 2R और R/2, 2R इंटू R/2 अपॉन 2R प्लस R/2, 2 कट गया, R हट गया, 2R/5 ये है ना, 2R/5 तो इसका हो गया, प्लस R/2 प्लस R/2 4 9R/10, ये तो 7R/10 बताया था, 9R/10 हो गया, तो ये 9 हो गया, फिर ये 7 की जगह 9 हो गया भाई, है ना? सब जगह ऐसे होगा, यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा, यहाँ पे 9 हो गया ना, फिर कितना हो गया? -4/9, ये गलत कर दिया, 5 और 4 में फर्क पड़ गया क्या यहाँ पर? अब देखो अपन ने रेजिस्टेंस कितना निकाला था? 9R/10, 9R/10 U अपॉन 9R/10 करंट हो गया, इंटू R/2, इंटू R/2 करना था, R/2 किया तो 5U/9, तो वो इसके क्रॉस आया, तो इसके क्रॉस क्या है? 4U/9, ये 4U/9 होगा। ठीक है, वो तो करना वही था, सीधा बात। 7वें प्रश्न के बाद बताइए और कोई प्रश्न? 10 तक में कोई दिक्कत नहीं, और 4 सवाल में और कोई दिक्कत नहीं। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल फ्रैक्शनल चेंज क्या आ रहा है? देखो भाई कितना आ रहा है, इसको बताना कितना आ रहा है भाई।
टोटल 1/9 और 100 से गुणा किया तो 100/9। एक जीरो छूट गया क्या? करना तो यही था भाई, है ना? और ज्यादा कुछ बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई कमी है तो देख लेना, सवाल यही करना है सही। अब आप और कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे इसमें से? हो गए सारे? HLP खत्म? ये लो भाई, कितना आसान काम है, कोई डाउट ही नहीं। अब आ जाओ किस में, कैपेसिटर में कुछ दिया था, CD। कैपेसिटर में CD दिया था। तब आप बताइए कि कैपेसिटर के एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 के सेक्शन C में कोई सवाल है क्या? C4 एक क्वेश्चन है जिसमें दिक्कत है पार्ट 1 में। देखिए जरा C4। C4 में ऐसा दे रखा है कि कैपेसिटर है 2 2 और C। 2C C और इधर एक बैटरी लगी हुई है। तो क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि स्विच को ओपन रखा गया एक लंबे समय तक और फिर उसे क्लोज किया गया और फिर स्टेडी स्टेट पहुंचे। तो पहले की अवस्था में ये सब के सब सीरीज में आ गए, तो 2 और 2 मिला के 1 होता है और एक मिला के आधा होता है। तो टोटल कैपेसिटेंस C/2 आ गया। ये E है, एक ही चार्ज फ्लो होगा, तो CE/2 माइनस CE/2 CE/2 माइनस CE/2 CE/2 माइनस CE/2। एक ही ब्रांच था, सब पे आ गया एक ही चार्ज। स्विच क्लोज करने से पहले की बात है ये। जब हमने स्विच क्लोज कर दिया तो फिर क्या हो गया? स्विच क्लोज करने से ऐसा हो गया कुछ। देखो ये E है, ये जीरो, ये जीरो, ये E और ये 2C और 2C सीरीज में आ गए और इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ गया, तो इनका चार्ज 0 0 हो गया और इनके क्रॉस EC आ गया और माइनस EC आ गया। तो इस प्रकार हमको पता लग गया कि स्विच क्लोज होने के बाद जब स्टेडी स्टेट आएगी तो फाइनली चार्ज क्या होगा। और ये सब होने में कितनी देर लगेगी? कुछ भी देने लगेगा तुरंत, रेजिस्टेंस तो कुछ है नहीं, सब तत्काल हो जाएगा। अब सवाल क्या है जो आप पूछना चाहते हो, बताओ। है बी वाला, फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच। ठीक है, स्विच से बी से ए की तरफ कितना चार्ज फ्लो कर गया। इस पॉइंट का नाम बी रखा है, इस पॉइंट का नाम ए रखा है, इधर कितना फ्लो कर गया। तो हम मान लेते हैं कि इधर क्यू कर गया। नहीं मालूम तो नहीं जानते तो मानते, ताकि सॉल्व करके लाते। तो ये मान लिया कि क्यू चला गया। एक जमाने में इन इन दोनों प्लेट पे कितना चार्ज था मिला के? 0। CE/2 और माइनस CE/2 मिला के 0 था ना। आज के दिन कितना रखता है? माइनस EC और 0, माइनस EC हो गया। तो Q की वैल्यू माइनस EC हो गई, B से A की तरफ।
और ए से बी की तरफ पूछेंगे तो ईसी हो गया इधर, किधर से किधर पूछा है तो माइनस ईसी आंसर होगा, ऐसे ही दिया है। कितना आसान काम है ये, है ना। और बताइए, और कोई सवाल। C7 पूछ रहे हैं, ठीक है C7 देखते हैं। तो C7 में ऐसा दे रखा है कि कैपेसिटर है 200 माइक्रोफैराड का और उसे 20 वोल्ट से चार्ज किया गया, फिर इसे डिस्कनेक्ट किया गया, फिर दूसरी बैटरी से जोड़ दिया गया, तो पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ दिया, ऐसे ही बोले। तो बाद में क्या चार्ज आएगा, अब पहले 20 वोल्ट से चार्ज किया था, अब 10 से कर रहे हैं, तो पहले से आधा हो जाएगा चार्ज, तो सीवी के फॉर्मूले से, है ना। तो पहला पार्ट पूछा है कि फाइंड द चार्जेस ऑन द कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर द कनेक्शन आर इन स्टेडी स्टेट। तो पहले का चार्ज निकाल लिया, बाद का चार्ज निकाल लिया। फाइंड द नेट चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी, तो जितना चार्ज चेंज हो गया वो सारा बैटरी के थ्रू गया है, तो बैटरी से फ्लो होने वाला चार्ज निकल जाएगा जो चार्ज का डिफरेंस है, ठीक है। फिर पूछा है कि इज वर्क इज डन बाय बैटरी और वर्क इज डन ऑन दी बैटरी। तो बैटरी के ऊपर वर्क हुआ है क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज एंटर कर रहा है, नेगेटिव पे जा रहा है, तो बैटरी पे वर्क हो रहा है। फाइंड द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी कौन सी, जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी है, तो कैपेसिटर की पहले की एनर्जी क्यू स्क्वायर बाय 2c, बाद वाला क्यू डैश का स्क्वायर बाय 2c, उनका डिफरेंस निकाल लेंगे, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी में कमी हो गई। फिर उसके आगे फाइंड द हीट डेवलप्ड। हीट डेवलप तो हम जानते हैं डेल्टा क्यू स्क्वायर बाय 2c होता है, दोनों का जो डिफरेंस है चार्ज का उसका स्क्वायर बाय 2c, हीट जनरेटेड का फॉर्मूला सीधा सीधा ही। सी में जो आंसर है, डिक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी, हाँ वर्क डन ऑन बैटरी का जो आंसर है वो तो अलग चीज है कि बैटरी पे कितना वर्क हुआ, और डी वाला तो ये पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी कितना कम हुआ है। ई कौन सा, ई क्या चीज है, हीट डेवलप का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये, हीट डेवलप का फॉर्मूला ये है कि दो फॉर्मूले बताएं आप लोगों को, वैसे लगा लो या फिर उन दोनों में से जो लगाना चाहे एक लगा लो, मतलब बता देता हूँ कि क्या फॉर्मूला है। हाँ ये कहना चाह रहा था कि ये फॉर्मूला था यू इनिशियल प्लस वर्क डन बाय बैटरी प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर यू फाइनल प्लस लॉस। तो इस फॉर्मूले की सहायता से लॉस निकालो, तो इसमें बैटरी का वर्क तो एक अलग चीज है और लॉस एक अलग चीज है, या फिर इतना क्यों करते हो, डेल्टा क्यू का स्क्वायर बाय 2c, एक ही कैपेसिटर है उसके चार्ज में क्या चेंज हुआ उसका स्क्वायर करके 2c से डिवाइड कर दो, सीधा आंसर आएगा हीट लॉस, ठीक है। और बैटरी का वर्क तो तुम जानते ही हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये सवाल हो गया, कुछ कहना चाहते हो।
एक पॉजिटिव चार्ज दोनों प्लेट को दिया गया और उनके बीच का डिस्टेंस डी है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सवाल हो गया। दो प्लेट हैं, दोनों को क्यू चार्ज दिया, अब इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो गया। तब क्या कहना चाहते हो? जहां से लाइन शुरू होती है, जहां पे लाइन खत्म होती है, उससे मिलकर बनता है कैपेसिटर। आप बोलो कुछ। तो ये जो कैपेसिटर है, इसमें तो क्यू क्यू इधर हो गया ना, अंदर तो जीरो जीरो चार्ज है। तो हम जो कैपेसिटर पढ़ते हैं वो ये वाला है। अब ये वाला तो इन्फिनिटी पे जाएगी इसकी लाइन, एक तरह से यूं, इसकी लाइन इधर जाएगी। इस प्लेट और इन्फिनिटी के बीच एक कैपेसिटर होगा, इस प्लेट और इन्फिनिटी के बीच एक कैपेसिटर होगा, इसके बीच वाला वो होगा जो हम पढ़ते हैं, उस पर अभी चार्ज जीरो है। वो अभी जैसे एक बल्ब है, उसमें कोई करंट नहीं है तो रेजिस्टेंस तो है ना। एक बाल्टी में पानी नहीं तो उसकी कैपेसिटी तो है ना, 5 लीटर की बाल्टी है। ऐसे किसी कैपेसिटर में चार्ज नहीं है या फील्ड नहीं है तो ऐसा थोड़ी कि कैपेसिटेंस नहीं है। कैपेसिटेंस को डिराइव करते हैं करंट से, रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। पर रेजिस्टेंस तो है ना, वस्तु तो है ना, यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या है। हाँ वो करेंगे, आज अभी कर लेंगे, एक सवाल कर लेंगे। और कुछ सेक्शन डी में अब कोई नहीं, हो गया। अब D5 पार्ट 1 का, पार्ट 1 का D5 है ना, ठीक है। देखो जरा D5 कैसे करते हैं हम। एक है कैपेसिटर और एक है रजिस्टर। इस पॉइंट का नाम ए और इस पॉइंट का नाम बी, इस पॉइंट का नाम सी और इस पॉइंट का नाम डी। ये रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर, और एक दे दिया ग्राफ। ग्राफ में दे दिया वोल्टेज वर्सेस टाइम। ऐसा कुछ ग्राफ है ये, T0, 2T0, 3T0, 5T0। तो ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी के क्रॉस वोल्टेज को वेरी करवा रहे हैं, जैसा कि चित्र में दिखा रखा है। तो ये वाला वोल्टेज क्या है, वी ए बी, वी ए बी यहां दिखा रखा है। तो हमसे पूछा है कि सी डी के क्रॉस जो वोल्टेज है वो वक्त के साथ कैसे बदलेगा, बता दो हमको। बता देंगे हम कैसे बदलेगा, देखो जरा। यहाँ का जो वोल्टेज है वो वेरिएबल है, जो कि इस इक्वेशन से दिया जाएगा। केवीएल लगा देते हैं इसमें, इसमें क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, आई करंट, तो अपना केवीएल लगेगा वी ए बी, वी ए बी माइनस क्यू बाई सी माइनस आई आर इक्वल टू जीरो। ये आई आर क्या है, वी सी डी के बराबर है। आई आर किसके बराबर, वी सी डी, वही तो पूछा है। तो वी सी डी किसके बराबर हो गया, वी ए बी माइनस क्यू बाई सी, ऐसा हो गया ना।
अच्छा देखो, ये थोड़ा सा गलती मुझसे ये हो रहा है कि ये वाला ग्राफ जो है ना, वो किसके बराबर है? वी ए सी है शायद। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वेरीज एज गिवन इन फिगर। वी ए सी दिया हुआ है। ठीक है भाई, ये मुझसे डायग्राम में गलती हो रही था, क्योंकि मैंने देखा कि मुझसे नहीं हो पा रहा इससे, तो फिर मैंने सवाल पढ़ा कि गड़बड़ कैसे हो रही है, तो मुझे पता लगा कि वो वी ए बी नहीं है, वी ए सी है। ठीक है, तो फिर अब मुझको तो क्या चाहिए था? वी सी डी चाहिए था। तो वी सी डी को मैं लिख सकता हूं आई आर। ठीक है, अब देखो, मैं ये जानता हूं कि वी ए सी जो होता है वो तो क्यू बाय सी होता है। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डी वी ए सी बाई डी टी, तो 1/c इंटू आई हो जाएगा। तो आई का वैल्यू हो जाएगा c इंटू दिस, तो वी सी डी आ गया c इंटू, तो आर सी इंटू डी वी ए सी बाई डी टी। डी वी ए सी बाई डी टी तो इसका स्लोप हो गया, तो वी सी डी क्या हो गया? आर सी इंटू टेन थीटा, इस ग्राफ का टेन थीटा। तो आर सी तो कांस्टेंट हो गया, तो जीरो से लेके टी तक टेन थीटा जीरो है, फिर टी नॉट से टू टी नॉट तक कुछ टेन थीटा है कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट आ गया। फिर इस वाले में जीरो आ गया, फिर कांस्टेंट आ गया। बना लेंगे ना ग्राफ? बात समझ रहे हैं? उस केवीएल की जरूरत नहीं पड़ रही, वो जो मैंने लगाई ना, उसका कोई उपयोग नहीं। अगर वो ए बी का ग्राफ दिया होता तो कुछ उससे करते, पर उसमें दिक्कत आ रही थी। क्यों क्यों दिक्कत कर रहा था, इसलिए फिर मैं इस तरफ गया। तो सेक्शन डी हो गया भाई पार्ट वन का। अब पार्ट टू में आ जाए, सेक्शन सी और डी। पार्ट टू में सेक्शन सी में कोई पूछना है सवाल? नहीं। सेक्शन डी में कोई सवाल पूछना है? नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, तो फिर आता है पार्ट थ्री। पार्ट थ्री में बताइए, सेक्शन सी में कोई सवाल पूछना है? नहीं। सेक्शन डी में कोई सवाल पूछना है? नहीं। देखो कितना अच्छा इजी चैप्टर है। एग्जाम में सफल होने के लिए क्या करें? रोज का काम रोज करें, बस इतना सही काम है। इतना हो नहीं पाता है बस। रोज का काम रोज कर लें हम, उनमें से आसान तो याद रख लें हम, कठिन चाहे भूल जाए हम, तो उसी से हमारा सफलता का रास्ता बन जाएगा। तो अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल करते हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ सवाल किए थे। अब देखिए ये सवाल, पहला सवाल, इस तरह का सवाल हो सकता है शीट में हो, मुझे मालूम नहीं। ये कैपेसिटर था, एक पे चार्ज क्यू और एक पे माइनस क्यू, और अभी इसका डिस्टेंस है d1। अब डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज इंक्रीज्ड फ्रॉम d1 to d2। फाइंड एक्सटर्नल वर्क रिक्वायर्ड। एक्सटर्नल वर्क हमें कितना करना पड़ेगा डिस्टेंस बढ़ाने में?
तो ये कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस इस समय C है, कहो तो C1 कह दो, डिस्टेंस D1 है तो कैपेसिटेंस C1 है। देखो जरा कैसे करेंगे हम। गौर करने की बात यह है कि जो एक प्लेट दूसरे प्लेट पे फोर्स लगाती है वो होता है Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर। ये वाली प्लेट इस प्लेट पे कोई फोर्स लगा रही है क्योंकि दोनों पे प्लस माइनस का चार्ज है, तो इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर। तो Q और इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे का होता है Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। किसी एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट होती है। तो ये फोर्स जो है Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट है, जो कि इन दोनों के बीच में है। ये दोनों प्लेट आपस में अट्रैक्ट कर रही है, इसको हमने होल्ड करने के लिए रोक रखा है ना। किसी तरह से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये फोर्स जो है ना डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट आ रहा है, तो जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उसकी वैल्यू इसी के बराबर होगी। अगर हम बस इसका डिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा रख लेंगे एक बार के लिए, वेलोसिटी आ जाएगी, फिर बाद में उसी फोर्स से चलते रहेंगे। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा D2 माइनस D1। फोर्स इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बाद का डिस्टेंस D2 हो गया, पहले का डिस्टेंस D1 है, तो डिस्प्लेसमेंट आगे D2 माइनस D1। वैल्यू रख देंगे Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू D2 माइनस D1। इसको हम लिख सकते हैं Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट बाय D1 माइनस Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट बाय D2। तो इससे हमें ये पता लग गया कि ये तो C1 C2 हो रहा है। Q स्क्वायर बाय 2C1 माइनस Q स्क्वायर बाय 2C2, यानी कि उल्टा लिख दिया, पहले D2 था तो यहाँ पे D2 आएगा, यहाँ पे D1, C2 और C1। तो U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो हमें ये पता लगा कि when Q is constant then W एक्सटर्नल बराबर U फाइनल माइनस U इनिशियल। जो आपने एनर्जी में चेंज किया वो आप ही ने किया, और तो किसी ने किया नहीं, तो इसलिए U फाइनल माइनस U इनिशियल से डायरेक्ट निकाल सकते हो। बाद की एनर्जी माइनस पहले की एनर्जी से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से तो हमने निकाला ही, ठीक है। तो ये सवाल हो गया। दूसरा सवाल करते हैं, ठीक है, नोट हो गया सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन,
अब हम प्लेट के को पुल करके डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, अब क्या बैटरी से जोड़ के रखा है। फाइंड एक्सटर्नल वर्क required to change distance from D1 to D2, D1 से D2 करने के लिए हो गया। अब देखो क्या करेंगे। ये जो कैपेसिटर की प्लेट है, इनके बीच का डिस्टेंस बदलने से इसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। कैपेसिटेंस के चेंज होने से इसका चार्ज चेंज हो जाएगा। चार्ज के चेंज होने से फोर्स चेंज हो जाएगा। तो ये तो वेरिएबल फोर्स का मामला होगा। इंटीग्रेट कर, तो माना किसी समय पर इसका कैपेसिटेंस हो गया ए एप्सिलॉन नॉट बाय एक्स, तो उस समय उस पर चार्ज होगा सीई और माइनस सीई, और जो फोर्स का फॉर्मूला था क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। हम जानते हैं कि एक पे क्यू चार्ज है, एक पे माइनस क्यू है, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला ये है। क्यू की जगह पुट कर देंगे सीई का स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स की वैल्यू आ गई हाफ सी स्क्वायर ई स्क्वायर। अब सी की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं बंधु, सीधी बात ये है। सी की जगह आ गया ए एप्सिलॉन नॉट बाय एक्स का स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स की वैल्यू आ गई ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। तो फोर्स कैसे वेरी करेगा? 1/x स्क्वायर के साथ। मेंस के पेपर का सीधा सीधा सवाल हो सकता है कि अगर दो प्लेट को फिक्स रखा, मतलब बैटरी से जोड़ के रखेंगे, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स डिस्टेंस के साथ निम्न में से किस तरह से वेरी करेगा? प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा, 1/x स्क्वायर होगा।
आप झट से 1/x² पर टिक लगा दें, क्योंकि हमने देख लिया ये। पर लोग भूल जाएंगे, कोई तो देख ही नहीं रहा क्लास में बैठे गए, है ना? सभी लोग थोड़ी देख रहे हैं, और कुछ लोग ऑनलाइन में भी देख रहे हैं दूर दूर बैठे बैठे, कुछ लोग क्लास में बैठ के भी नहीं देख रहे होंगे, है ना? ये आ गया फॉर्मूला। तो ये तो फोर्स की वैल्यू आई, पर अभी तो फोर्स नहीं पूछा था, ये तो ऐसी दूसरी बात हो गई, वर्क डन चाहिए। तो फर्दर ये फोर्स तो था अट्रैक्टिव फोर्स, और इतना ही एक्सटर्नल फोर्स था, तो डी डब्ल्यू हो गया एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स। तो ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन 2x² dx कर दें इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करेंगे तो ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई 2 -1/x d1 से d2, d1 से d2 आया, तो अब अपन इसमें रख देंगे, तो W आ गया ए एप्सिलॉन नॉट बाई 2 ई स्क्वायर 1/d1 -1/d2। तो ये आ रहा है हाफ C1 ई स्क्वायर माइनस हाफ C2 ई स्क्वायर, ये इसके बराबर आ रहा है। तो W एक्सटर्नल जो है U इनिशियल माइनस U फाइनल आ गया। जैसे मान लो कि कैपेसिटर के पास, अच्छा एनर्जी की बात करें तो कैपेसिटर के पास एनर्जी का फॉर्मूला हाफ C² होता है, E तो फिक्स है, डिस्टेंस बढ़ाने से कैपेसिटेंस कम होता है, तो एनर्जी कम होती जा रही है। तो मान लो कि कैपेसिटर के पास पहले एनर्जी थी 60 जूल, हमने डिस्टेंस बढ़ाया तो एनर्जी घट के हो गई 40 जूल, तो जितनी एनर्जी घटी उतना हमने उसको दिया। ठीक है, क्या आंसर है? जितनी एनर्जी उसकी घटी उतना ही हमने दिया। 20 जूल की घटी तो 20 हमने दिया। ठीक है, ये आंसर बोलते हैं, ठीक है कि नहीं? बैटरी का इफेक्ट देखना चाहते हैं हम, वही बात करना चाहते हैं हम भी। अब देखते हैं वर्क डन बाय बैटरी। अब बैटरी ने क्या किया हमने ये देखना है। तो वर्क डन बाय बैटरी में जो चार्ज का फ्लो हुआ वही हिसाब आएगा। तो पहले का चार्ज होगा C1e, पहले का चार्ज C1e और बाद का चार्ज C2e। तो नेट कितना चार्ज फ्लो हुआ? C2e माइनस C1e। तो वर्क डन बाय बैटरी क्या आ गया? C2e माइनस C1e। ठीक है कि नहीं? इनटू ई, ये तो चार्ज हुआ ना, यह वर्क डन बाय बैटरी। ये जो आया ना ये माइनस का आ रहा है, क्योंकि C2 जो है वो तो कम है, डिस्टेंस ज्यादा हो गया ना, तो ये आंसर माइनस का आएगा। तो वर्क डन बाय बैटरी इज नेगेटिव, सो वर्क इज डन ऑन बैटरी, है ना? वर्क डन बाय बैटरी का आंसर तो नेगेटिव होगा, और बैटरी पे वर्क हुआ है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं इसको एनर्जी की टर्म्स में लिखना चाहूंगा तो मैं 2 से गुणा करके
हाफ C2 E स्क्वायर माइनस हाफ C1 E स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ U फाइनल माइनस U इनिशियल, ट्वाइस ऑफ U फाइनल माइनस U इनिशियल। ये आ गया वर्क डन बाय बैटरी। बैटरी ने कितना वर्क किया ये हमको पता लग गया। नुकसान भी जानना चाहते हैं हम। अब हमने सब कुछ लिख लिया है, अब ये इक्वेशन लिख लेते हैं। U इनिशियल प्लस वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, U फाइनल प्लस लॉस, ये हो गया। तो हमने देखा कि U इनिशियल जो है वो तो U इनिशियल है, और वर्क डन बाय बैटरी के 2 इंटू U फाइनल माइनस U इनिशियल है। W एक्सटर्नल क्या है, U इनिशियल माइनस U फाइनल है, इक्वल टू ये क्या है, U फाइनल है। लॉस क्या है, लॉस आया 0। इस घटनाक्रम में नुकसान कुछ नहीं हुआ। हमने देखा था, क्या देखा था, ये देखा था कि अगर अपन ने किसी कैपेसिटर को 100 वोल्ट से चार्ज किया, सीधा 100 से चार्ज करोगे तो आधा नुकसान होगा, टुकड़ों में चार्ज करोगे 10-10 वोल्ट बढ़ाओगे तो नुकसान कम होता जाएगा। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, धीरे धीरे टुकड़ों और धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। तो अगर रास्ते में रेजिस्टेंस होगा भी ना, रास्ते में रेजिस्टेंस होगा तो भी नुकसान नहीं होगा। धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ाएंगे, जब धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो चार्ज को धीरे धीरे चलना होगा, धीरे धीरे चलना होगा तो खंभों से टकराएंगे नहीं, थोड़ा साइड से निकल जाएगा, थोड़ा इधर से निकल जाएगा, थोड़ा इधर से निकल जाएगा, भिड़ने का तो मामला ही नहीं आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो लाएगा नहीं वो, आराम आराम से गाड़ी चलाएंगे। तो रेजिस्टेंस भरे रास्ते से भी बिना नुकसान के गुजर जाएंगे और कोई नुकसान नहीं होगा अगर रोज होमवर्क करेंगे तो। मतलब स्लोली अगर डिस्टेंस बढ़ाया जाएगा तो, है ना, ऐसा पता लगा। डेल्टा क्यू स्क्वायर बाय 2C वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ फेल हो गया भाई, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल वर्क आ गया। बैटरी बैटरी में तो सब जगह लग रहा है, ये कैपेसिटेंस ही चेंज हो रहा है। मामला अपना कैपेसिटेंस वगैरह नहीं चेंज होता था उन घटनाक्रम में, मतलब वो जितने भी सवाल थे उनमें C फिक्स था, तो वहां तो सब जगह ठीक है। यहाँ तो C चेंज हो रहा है ना, क्योंकि क्यू डेल्टा क्यू स्क्वायर बाय 2C में C कैसे पुट करोगे, वो जो फॉर्मूला कहता था ना वो C नहीं पुट करने में आ पा रहा है, कौन सा वाला C रखोगे, तो फॉर्मूला इन एप्लीकेबल हो रहा है वो, ठीक है। अच्छा देखो, हुआ ये कि ये तो मैंने यहाँ बताया, तो एक्चुअल में क्या, ये तो नेगेटिव क्वांटिटी है, तो वर्क डन किसके ऊपर हुआ है, बैटरी पर हुआ है, तो वर्क डन ऑन बैटरी पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑन बैटरी ट्वाइस ऑफ U इनिशियल माइनस U फाइनल, ये हमें पता लगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, हमारा कैपेसिटर जो था उसके पास पहले एनर्जी कितनी थी, 60 जूल, और बाद में एनर्जी होगी 40 जूल, तो हमने इसको कितना वर्क किया, उसकी एनर्जी 60 जूल थी,
उसकी एनर्जी 40 हो गई, 20 घट गई। हमने कितना वर्क किया उस पे? हमने कहा ये लो 20, तुम्हारा 20 घट गया। तो हमने जो उसको 20 दिया, उसने अपनी जेब से 20 दिया, मिला के कितना हो गया? 40 किसको मिला? बैटरी को। बैटरी का क्या है? ट्वाइस ऑफ यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। जो हम वर्क करेंगे उतना ही कैपेसिटर एनर्जी देगा, मिला करके बैटरी को दे देगा। हम 25 जूल का वर्क करेंगे तो कैपेसिटर ने बोला कि जो तुम वर्क करोगे मैं उतना दान करूंगा, मिल के बैटरी को दे देंगे। तो हमने वर्क किया 25 जूल, कैपेसिटर ने कहा लो मेरा 25 जूल, 25-25 मिला के 50, और 50 का वर्क हो गया बैटरी के ऊपर। तो कैपेसिटर को डिस्टेंस बढ़ाने से बैटरी चार्ज होती है ना। तो बैटरी चार्ज करनी हो, जिम में लगा लो, ऐसे डिस्टेंस बढ़ाने वाले सिस्टम। लोग एक्सरसाइज करने आएंगे, घर की बैटरी चार्ज हो जाएगी और उनसे पैसे ले लेंगे। एक खेत खड़ा कर लेंगे, उसमें हल चलाएंगे। जो लोग एक्सरसाइज, हमारा जिम ही है, लोगों से खेती करवाएंगे और उनसे पैसे जमा करेंगे। आपकी बॉडी बिल्डिंग हो रही है, हम फसल खाएंगे और उसी में से भी सब्जी उसको बेच देंगे। पढ़े लिखे लोगों को ऐसे पागल बनाते लोग, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जिम में ना ऐसा यूज कर सकते हैं। मैं तो, मेरा मकसद ये था कहने का कि ऐसा कहीं हो भी रहा होगा कि जो जिम की एक्सरसाइज है उससे कैपेसिटर चार्ज कर लो या बैटरी चार्ज कर लो, एनर्जी स्टोर कर लो। कितना मेहनत जबरदस्ती की मशीन पे लगा रहे हैं, एनर्जी खर्च करें, कुछ खराब हो रही ना एनर्जी, तो उसको सर्किट वर्किट से जोड़ के स्टोर करवा लो, सबसे मेहनत करवा के। अच्छा, मेहनत करने के पैसा भी ले रहे हैं। फिक्स एनर्जी नहीं होती ना कैपेसिटर की, ये तो बताया। कैपेसिटर को कुछ भी चार्ज दिया जा सकता है, तो क्यू स्क्वायर बाई 2c में क्यू कुछ भी हो सकता है, तो कैपेसिटर की एनर्जी फिक्स कैसे होगी? हाफ सी ई स्क्वायर, तो सी चेंज हो रहा ना। ठीक है, ये सवाल हो गया। दूसरा सवाल करते हैं। तो ये मैंने एक कैटेगरी का सवाल किया कि भाई डिस्टेंस चेंज करने में वर्क वर्क का क्या रोल होता है। तो आपने देखा कि जिसमें क्यू कांस्टेंट है उसमें एक्सटर्नल वर्क क्या है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। जिसमें पोटेंशियल कांस्टेंट है उसमें एक्सटर्नल वर्क क्या है? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो। फिर बैटरी का वर्क क्या होगा? इसका डबल होगा। वर्क डन ऑन बैटरी होगा प्राइस ऑफ यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अब अगला सवाल ये है, तीसरा सवाल। अगर मान लो कि इसके ऊपर चार्ज है 2CE और इस पर चार्ज है -C, और हमने यहां पर बैटरी से जोड़ दिया। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C दिया हुआ है, इसका चार्ज 2C, इसका चार्ज -C, और इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया और स्विच को क्लोज किया। फाइंड लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी का लॉस बताइए।
आप लोगों ने आंसर निकाल लिया? देखो जरा, देखो हम ये जानते हैं कि जो टोटल होता है उसका आधा आउटर मोस्ट पर होता है। 2CE माइनस सी मिला के कितना हो, सी उसका आधा कितना होता है, CE/2, CE/2 टोटल का आधा आउटर मोस्ट पर होता है। तो अब अंदर कितना होगा, 3CE/2 और माइनस 3CE/2। ठीक है, 3CE/2 और माइनस 3CE/2। इस प्रकार ये पहले का चार्ज मिल गया। तो किसी को लगता है तो हमको तो हमेशा Q माइनस क्यू दिया था, ये तो कुछ कम ज्यादा दे दिए, कैसे कर दिया? तो पता चला कि आउटर मोस्ट पे बाकी चलने की बात तो वही है ना, Q माइनस क्यू। आमने सामने वाला तो अभी भी वही रहेगा, क्यू हमेशा ही Q माइनस क्यू ही होगा। ऐसा करके हो जाएगा, कम ज्यादा होगा तो बाहर वाली सरफेस चला जाएगा, और कैपेसिटर तो हमारा अंदर वाला ही। अब क्या होगा कि इस अंदर वाले के हिसाब से इसको ई वोल्ट मिला, तो बाद वाला चार्ज आ जाएगा अंदर की सरफेस पे, बाहर वाला चार्ज तो डिस्टर्ब नहीं होगा क्योंकि टोटल चार्ज वही है। तो जब इसे आप कनेक्ट कर देंगे तो बाहर की सरफेस का चार्ज तो CE/2 रहेगा। अब अंदर का चार्ज क्या हो जाएगा, CE और माइनस सी, क्योंकि वोल्टेज E हो गया, इसका 0 हो गया और इसका E हो गया, तो अंदर का चार्ज ही होगा। अब देखो मुझे नुकसान का हिसाब चाहिए, तो नुकसान का हिसाब ये है, मैं इस फॉर्मूले से निकालता हूँ, U इनिशियल प्लस वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू U फाइनल प्लस लॉस। ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो U इनिशियल तो इसके हिसाब से इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 3E/2 आ रहा है ना, जब हमने इसे कनेक्ट नहीं किया तो 3E/2 पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। तो U इनिशियल हो गया हाफ C 3E/2 का स्क्वायर। अब बैटरी का वर्क क्या हुआ, तो इसके अंदर तो चार्ज इस तरफ से उस तरफ चला गया, 3CE/2 से CE रह गया, कितना गया, CE/2 चला गया। तो बैटरी का वर्क डन माइनस का हो जाएगा, वर्क डन बाय बैटरी माइनस का हो जाएगा CE/2 इंटू E। ये आ गया वर्क डन बाय बैटरी बराबर U फाइनल। U फाइनल के हाफ CE स्क्वायर। अब बताओ मुझको क्या हिसाब आया, कितना नुकसान आ गया। बैटरी से जिसको जोड़ा उसका वोल्टेज उतना आ गया E, तो चार्ज निकाल लेंगे E के हिसाब से कितना आएगा। ये 0 से जुड़ा है तो ये 0 होगा ना, और ये E होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो E आ गया। तो उसके हिसाब से सामने कितना चार्ज आएगा आमने सामने निकाल लेंगे CE के हिसाब से। हाँ, बाहर वाला चार्ज अब कहाँ जाएगा, हाँ सही कह रहे हो, उसमें कुछ नहीं होने वाला है। बाहर वाला चार्ज क्यों जाएगा, हाँ ना, ये फिक्स रहेगा, क्योंकि जो भी चार्ज आएगा वो इससे उठ करके इस पे जाएगा। एक बार के लिए इसमें से क्यू कम कर लो और इसमें क्यू दे दो, तो टोटल चार्ज का सम तो वही रहेगा ना। इसमें से क्यू गया, इधर क्यू गया, तो इनका सम तो वही सी के बराबर आएगा, तो टोटल का आधा आउटर मोस्ट पे रहेगा, तो वही आ जाएगा। मतलब जो भी आप शिफ्ट करेंगे उससे टोटल नहीं चेंज होगा, टोटल वही रहेगा, तो उसका आधा आउटर मोस्ट पे होगा।
कितना नुकसान बताया आप लोगों ने? C²/9, 8 आया। एक लॉस का फॉर्मूला ये बताया था, ΔQ²/2C। डेल्टा क्यू कितना है? C/2 का स्क्वायर अपॉन 2C, C²/8 वही आ रहा है ना? तो ΔQ²/2C से डायरेक्टली लॉस प्राप्त होता है, हो रहा है ना? और इससे आ ही रहा है। बैटरी का वर्क कैसे पता किया? बैटरी में चार्ज क्यू अगर इधर जाता है तो बैटरी का वर्क पॉजिटिव होता है, तो इसमें जो चाहने वाला चार्ज है वो CE/2 है, तो ये प्लस है ये माइनस, तो वर्क डन निकालते वक्त जो बाद वाला साइन है वो यहाँ आ जाता है माइनस। कितना चार्ज किया है? CE/2 और E। जब चार्ज इधर जाता है तो बाद वाला साइन प्लस है, तो प्लस आ जाता। तो कम ज्यादा चार्ज कभी प्लेट पर आ जाए तो डरेंगे नहीं, आउटर सरफेस को बांट के फिर वापस पुराना कैपेसिटर बन जाएगा, कर लेंगे। इस सवाल से समझ गए, ठीक है ना? चौथा सवाल देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, एक तरफ स्क्वायर प्लेट, एक तरफ सर्कुलर, दोनों आमने सामने, बहुत कम दूरी उनके बीच की, इनफाइनाइट शीट की तरह मान लेना। बताओ इसमें कितना चार्ज आएगा? हाँ वही जैसे मानते थे पहले। मतलब इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म मान के जो करते थे वही मानना है। चलो देखते हैं आंसर। Q इज इक्वल टू CE होगा भाई, आगे आंसर है ना? जो इसका कैपेसिटेंस होगा उसको E से गुणा कर देंगे, वही तो कोई कंफ्यूजन थोड़ी है। हो गया? अब इस C का वैल्यू भी तो रखना पड़ेगा, तो AF0/D रख देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? हो गया? अच्छा A का वैल्यू तो रखना पड़ेगा, तो A का वैल्यू πr² रख देंगे, ठीक है?
ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का धागा है, ये प्लस से शुरू होता है, माइनस पे खत्म होता है। अगर ये धागा थोड़ा टेढ़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन को खींच के सामने ले आएगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का धागा है प्लस माइनस को जोड़ता है, तो प्लस अगर थोड़ा साइड में दूर होगा तो ऐसे खिसक के सामने आ जाएगा। ये आमने सामने रहेंगे, साइड वाली ये काम नहीं आएगी। तो इससे हमें ये समझ में आएगी जो प्रोजेक्ट जो छोटा एरिया ना वही काम करेगा, जो बड़ा एरिया हो यूजलेस है। ये जो इसका एरिया का हिस्सा जो बाहर निकल रहा है ना वो काम नहीं आ रहा है, आमने सामने वाला एरिया ही काम आएगा। तो जो आमने सामने आता है वही एरिया लेना है। तो यहाँ पर कॉमन एरिया जो आ रहा है पाई आर स्क्वायर आ गया। तो इस प्रकार अब आंसर निकाल लेंगे यहाँ से, पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय टी इनटू ई। ठीक है, ये हो गया सवाल। एक और करते हैं फिर, 5वां सवाल देखिए। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये डिस्टेंस हो गया d2 और ये डिस्टेंस हो गया d1। ऊपर डिस्टेंस है d1 नीचे डिस्टेंस d2 और ये वाली साइड a और ये साइड b ए बी। अब ये हमने बैटरी से जोड़ दिया। अब बताओ कितना चार्ज आएगा। ये d1 d2 कम ही डिस्टेंस है। है हाँ, वो एंगल तो फिक्स है, दिख ही रहा ना। देखो ऊपर की डिस्टेंस दोनों d1 है और इधर नीचे d2 है। डिस्टेंस तो बराबर के आना है ना। नीचे वाली जो लाइन है वो पूरी d2 डिस्टेंस के ऊपर है और ऊपर वाली पूरी लाइन d1 डिस्टेंस के ऊपर। सिमेट्रिकली है मतलब। आगे आंसर
अच्छा, देखो जरा, अब मामला कुछ यूं है कि ये जो प्लेट्स हैं इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो फिक्स है। तो अगर मैं इसमें बढ़ता हूं इस तरफ x डिस्टेंस के ऊपर और dx थिकनेस का एक छोटा सा हिस्सा लेता हूं, x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक छोटा सा हिस्सा लेता हूं दोनों तरफ, तो ये सारे के सारे ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर बन जाएंगे ना, बहुत सारे कैपेसिटर बन जाएंगे। और ये जो कैपेसिटर बनेंगे सभी पैरेलल में होंगे क्योंकि सबके क्रॉस v होगा। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो सीधा सीधा ऐड होता है, तो जो c इक्विवेलेंट होगा वो इंटीग्रल dc के बराबर होगा। अब इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये बात आ रही है। तो जब हम यहां से x डिस्टेंस नीचे जाएंगे इसके लॉन्ग, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये डिस्टेंस यहाँ पे d1 था, तो ये अगर एंगल थीटा फिक्स मान ले तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x साइन थीटा और ये भी x साइन थीटा, d1 प्लस 2x साइन थीटा आ गया। ऐसा आ रहा है ना, जो ये डिस्टेंस है d1 तो है ही, ये वाली लेंथ x है, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया तो ये x साइन थीटा हो गया, ये भी x साइन थीटा हो गया, तो 2x साइन थीटा हो गया d1 प्लस 2x साइन थीटा। तो कैपेसिटेंस इसका हो जाएगा, इसका एरिया क्या होगा, इसकी लेंथ है a और इसकी विड्थ है dx, तो a dx a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डिस्टेंस d1 प्लस 2x साइन थीटा, 2x साइन थीटा कर दे ग्रेड, इंटीग्रेट 0 से लेके b तक, x की लिमिट 0 से लेके b तक थीटा तो फिक्स है, तो c इक्विवेलेंट की वैल्यू a एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया और इसका इंटीग्रेशन तो हर कोई जानता है, ln d1 प्लस 2x साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x 2 साइन थीटा। ये आ गया ना, लिमिट लगाएंगे 0 से लेके b तक। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, हम ये जानते हैं कि d1 प्लस 2b साइन थीटा d2 के बराबर हो गया, d1 प्लस 2b साइन थीटा इज इक्वल टू d2, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई d2 माइनस d1 अपॉन 2b, साइन थीटा की वैल्यू d2 माइनस d1 अपॉन 2b, यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 साइन थीटा की वैल्यू d2 माइनस d1 अपॉन 2b ln, अब इसके अंदर b की जगह पुट करेंगे तो ये d1 वाली टर्म कट जाएगी, d2 आ जाएगा, d2 बाई d1, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये b ऊपर चला जाएगा, तो ए बी एप्सिलॉन नॉट अपॉन d2 माइनस d1
ln d2 by d1, ये हमको मिल गया कैपेसिटेंस। तो Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू ई, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंटू ई करने से चार्ज मिल गया। ठीक है कि नहीं? ऐसे डिस्टेंस कम ज्यादा होता है तो ऐसा हो जाता है। बोलो, यहां से लेते x, तो स्ट्रिप का एरिया कैसे लिखोगे? फिर वो थीटा टेन थीटा से लिखो कुछ। हाँ वो कर लो ना, ऐसे कर लो, आ जाएगा वो तो। अपन एक्सप्रेस के साथ सब चीजें ध्यान से रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आंसर तो सुंदर सा है, देखो ये तो प्लेट का एरिया हो गया, ए हो गया ए इंटू बी, ए एप्स नॉट अपॉन डी टू माइनस डी वन, और ये एल एन डी टू माइनस डी वन हो गया, एल एन डी टू माइनस एल एन डी वन डिवाइडेड बाई डी टू माइनस डी वन। डायमेंशन तो मैच कर ही रहा है। बोलो, कुछ कह रहे हो? क्या चीज? ये बाद वाला डिस्टेंस डी टू लिखा, यहां से साइन थीटा निकाला। हाँ हाँ, एवरेज वैल्यू, ये किसने कहा कि एवरेज? हाँ ये डीसी निकालना है। हाँ बोलो, ये हाइट निकालना चाह रही हो कह रहे हो? तो ये हाइट इसका बी कॉस थीटा हो जाएगा। एक्स क्या चीज है? हाँ वो, अगर एक्स मान के लिख रहे हो तब तो एच ही मान लो, क्या दिक्कत? हाइट, हाइट एच मान लो। हाँ एच मान लो, फिर यहाँ से एक्स हाइट की टर्म्स में सॉल्व कर लो, एच की टर्म्स में सॉल्व कर लो, वैसे भी लिमिट ले सकते हो। बोलो, कुछ कह रहे हो? किसी पर्टिकुलर एक्स के ऊपर डिस्टेंस कितना होगा ये पूछ रहे हो? हाँ वो मिलाना चाहते हो कि क्या लिखे, सही लिखे कि नहीं लिखे, ये जाना है ना। ये देखो, डी वन प्लस टू एक्स साइन थीटा डी टू माइनस डी वन अपॉन टू बी, टू से टू कट गया, टू कट गया, तो डी आ गया डी वन प्लस डी टू माइनस डी वन अपॉन बी इंटू एक्स, यही है। ठीक है ना? और साइन थीटा का वैल्यू बाद में रखा है और कुछ नहीं है। हाँ हाँ ऐसे लिख लिया, लीनियर लिख सकते हैं, लीनियर वेरी कर रहा है तो लिख सकते हैं, आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी जान गए आप लोग, प्लेट टेढ़ा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज कम ज्यादा करेंगे तो दिक्कत नहीं है। अब क्या दिक्कत है? ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये सारी चार्जिंग वार्जिंग सब बता दिया मैंने। अब अब आता है कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक। क्या आप लोगों की क्लास लेते क्या? सही बोल रहे हो? कौन से सब्जेक्ट की क्लास? ठीक है, तो अभी फिर वो सर कितने बजे तक आते हैं? टाइम से आ जाते हैं।
टाइम से आ जाते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं फिर तो फिर अभी जल्दी छोड़ दूंगा, फिर करोगे क्या आप लोग? ऐसा तो नहीं लगा टाइम खराब हो रहा है? नहीं, मुझे लग रहा कहीं ऐसा लग रहा हो। तो ऐसा है कि फिर अब होमवर्क की बात कर लेते हैं अपन। होमवर्क में है ना, अब देखो इसमें कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट रह गया, कैपेसिटर की बाकी सारी बात बता दी। तो मैं कहना चाह रहा था, होमवर्क करने के लिए अब आपके पास, आपने कैपेसिटर में तो करी थे कुछ, एचसीवी के सवाल करोगे। एचसीवी में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ना, उसके 56 सवाल किए थे, उसके आगे कैपेसिटर के सवाल थे ना, वो करना। अब उसमें कुछ सवाल डाइलेक्ट्रिक के हो सकते हैं, वो छोड़ देने। और फिर एक कैपेसिटर चैप्टर और भी है एचसीवी के अंदर। कितने एक सवाल होंगे उसमें एचसीवी में? किसी के पास है क्या? देख लेते हैं, जरा जरा देखा ना इधर, आ गई। इसमें क्या कर रखा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से पहले दे रखा है कैपेसिटर। तो इसमें टोटल सवाल जो है 68 ही क्वेश्चन है। आप ऐसा करना, 22 करना, ठीक है? 22 क्वेश्चन ये कर लेना। और इसके बाद एक चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके बाद एक करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। तो उसमें 56 तक तो आप लोग डिस्कस कर ही चुके हो। 56 के बाद आगे करना, जो भी मिले सारे कर देना। सारे कर सकते हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के सवाल 57 से शुरू हो गए, 57 से लेके, क्या ये 84 दिख रहा है क्या मुझे? नंबर तो ठीक ही दिख रहा है, कर लेना, वो इजी इजी है सब। ठीक है, तो 57 से 84 एचसीवी के सवाल कैपेसिटर वाले, और उधर 22 ही दिए, बस इतने सही सवाल है।